जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशंस के हवाले से एक रिच लेक्चर होने जा रहा है। इसमें हम कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे, लेकिन आपने कंसेप्ट्स पहले सीखना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कैलकुलेट करते हुए हम कैपिटल को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और हमने जो कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए थे वो कितने थे? 6 कंपोनेंट्स थे गालबन। बैंक लोन, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी या शेयर्स, ये 6। इनमें जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, इनमें समटाइम एक कंसेप्ट आता है कन्वर्टिबल का, खास तौर पे बॉन्ड्स के केस में, डिबेंचर के केस में कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद आपके पास ऑप्शंस होती है कि जब बॉन्ड मैच्योर हो जाए, उनका पीरियड कंप्लीट हो जाए, चाहे आप उन्हें कैश में कन्वर्ट करवा के प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी है वो पैसे ले लें, या चाहे तो उसके बदले में शेयर्स ले लीजिए। तो ये हमने कन्वर्टेबल का कंसेप्ट भी स्टडी किया था। जब हम रिडेम्पशन पे भी डिस्काउंट हो सकता है, जो कोई भी सिक्योरिटी इश्यूएंस पे भी, वो एट टाइम ऑफ इशू भी डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू हो सकती है, और सर्टेन पीरियड के बाद जब उसको रिडीम करना हो उसमें भी एट डिस्काउंट भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। हमने स्टडी किया था कि जब हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन देगा तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट देगा। हम टोटल 6 हैं, इनमें से अमूमी तौर पे वो कोई 3 कंपोनेंट्स को एक क्वेश्चन में टेस्ट करता है। हमने हर कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप नंबर 2 में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। क्या काम करने होंगे? दो, पहले कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी हर एक की कंपोनेंट की अलग, और फिर इसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल है वो कमोबेश ये टेबल होगा, ये आपके सामने है। हमने ये लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। क्लियर? लेफ्ट साइड पे कंपोनेंट, फिर उसके बाद आगे उनकी मार्केट वैल्यू, फिर उसके बाद कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम स्टार्ट क्या सीखने जा रहे हैं? जितने भी कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए हैं, ये जो ऊपर वाला हमारा लिस्ट थी, ये हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं 6, इन सब कंपोनेंट्स की एक एक करके कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखनी है। क्या करना है? एक एक करके। आज 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम स्टडी करेंगे, यानी 3 कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, 5 और 6। लेकिन कहीं पे अगर आपको लगे कि अब आप कंसेप्चुअल ठीक हो गया, ज़्यादा हो गया, ओवरबर्डन ना हो जाए, तो मुझे बता दीजिएगा, वहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप कर दूंगा। सबसे पहले बैंक लोन। बैंक लोन के बारे में मैंने आपको एक खास बात बताई थी। क्या है? बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती। जो आपने कैलकुलेशन करनी है इसकी, वो यूं करनी है, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। कॉस्ट को फाइनेंस में के से, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो कंपोनेंट होता है उसको हम सबस्क्रिप्ट करके, यानी छोटा सा उसके पैर के करीब लिख देते हैं। जैसे बैंक लोन डेट है ना, डेट, तो के डी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट, बैंक लोन की कॉस्ट। सिंपल याद करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल कॉस्ट ऑफ बैंक लोन भी लिख सकते हैं। ठीक है? जो बैंक लोन की कॉस्ट क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैंक लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो है, और जो टी है वो इसका टैक्स रेट है। ठीक है? तो जब आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है। अगर वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे दे
तो उसमें प्रिंसिपल दिया होगा उसने कि इतने प्रिंसिपल, आप उसे रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रेट दिया हो तो अमाउंट कैलकुलेट हो सकती है, अमाउंट दी हो तो जो रेट है उसका अमूमी तौर पे चूंकि रेट दिया होता है इसलिए मैंने रेट के साथ कैलकुलेशन आपको शो करवाई है, इंटू 1 - 2। अगर टैक्स रेट 30% है तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो क्या होगा 12% इंटू 1 - 30% का मतलब 0.3, 1 - 0.3 क्या हो जाएगा 0.7, 12% इंटू 0.7 8.4% हमारा टैक्स आ जाएगा, सॉरी कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, इसमें हमने इसको टैक्स रेट 1 - t मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा टैक्स डिडक्टेबल होता है, उसे हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्लियर जी? कैलकुलेशन समझ आई? अगर आपको बैंक लोन की कैलकुलेशन समझ आई तो मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए है, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ। याद रखिए कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा हम आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो मेंशन करे या ना करे। अंडरस्टूड है कि जो कंपोनेंट टैक्स डिडक्टेबल है, जो कंपोनेंट टैक्स डिडक्टेबल है उसकी टैक्स जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहां पे चले जरा पहले वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इंटरेस्ट रेट 30। अच्छा, इसको आपने कैसे करना है? हमने बज़ाहिर फार्मूला ये लिखा है 1 - t, आपने इसको 1 - t की शक्ल में नहीं लिखना, कैलकुलेशन करनी है ना डायरेक्ट करनी है। कैलकुलेशन करने के कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं, वैसे तो आप भी प्रैक्टिस कर करके जान चुके होंगे, तो लेकिन साथ साथ मैं सरसरी तौर पे कुछ बताता जाऊंगा। कुछ आपके पास अगर कोई शॉर्टकट मेथड हो जो मुझे ना पता हो, आप मुझे बताइएगा, जो अगर मुझे पता होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मे भी आपको पता हो मे भी ना हो। कॉस्ट ऑफ बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30, 1 - t, इसको 1 - 10 नहीं करना, डायरेक्ट इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन हम आपने खुद भी कर लेनी है इजी वाली, इससे आपका टाइम बचेगा। तो पहले वाले में टैक्स रेट 0% है तो क्या होगा 1 - 0 क्या है 1 नहीं, तो इसकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या होगी 13%। सेकेंड वाले की क्या होगी 13% है। अच्छा, 30% को आपने 0.13 लिखना है, 13% 0.13 ही होता है ना। अपनी कैलकुलेशन करना चाहे वो भी कर सकते हैं, मैं जो रिकमेंड करता हूं 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये क्या हो गया 10.4%। समझ रहे हैं कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ठीक है, बजाय ये कि 1 - 20% लिखें, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा। वर्किंग रिक्वायर्ड है एग्जाम में, लेकिन डिटेल वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड सी की क्या होगी 13 यानी 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, 8.45। क्लियर? ये क्या है कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 2 करते हैं। एक कंपनी टेक्स आउट ए बैंक लोन, द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट 10%, टैक्स रेट इज 30%, क्या होगा 7%। व्हाट इज द कॉस्ट? अच्छा, एग्जाम में अगर 3-4 सिक्योरिटीज इकट्ठी दे दे कंपोनेंट और एंड पे टैक्स रेट दे दे, आप अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी वाली सिक्योरिटी के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी और किस वाली सिक्योरिटी के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं आएगी। कैसे लगाएंगे बताइए, किसके सकता है? बैंक लोन और डिबेंचर के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी, जो प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इनके साथ टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं आएगी। शाबाश। बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इरिडीमेबल परपेचुअल बॉन्ड। अच्छा, एक तीर से दो शिकार कर रहा है, कैसा हो सकता है? एक तीर से दो शिकार बिल्कुल हो सकते हैं, कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक ही है, कह रहा है मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा कैलकुलेट करनी, कॉस्ट कैलकुलेट करने भी सिखाऊंगा, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने। कॉस्ट को लहदा अंडरलाइन कर लें, मार्केट वैल्यू लहदा अंडरलाइन कर लें। बताइए क्या आपको वो मैथ में इक्वेशन जो सिखाते थे वो आपको याद है? अगर आपको एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल यूज होते हैं और कोई से 2 पता है, तो जो तीसरा अननोन है
वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये असूल याद है। इसी असूल के मुताबिक हम कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, हम मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। नीचे उसने लिखा हुआ हाउ टू कैलकुलेट प्राइस वैल्यू। याद रखें पूरे हर रिडीमेबल या इरिडीमेबल बॉन्ड का रूल क्या, कॉस्ट गिवन है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई मार्केट वैल्यू गिवन है कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से बोले, किसी भी सिक्योरिटीज, चाहे वो बॉन्ड है चाहे वो शेयर्स है, किसी भी सिक्योरिटी के केस में अगर आपके पास मार्केट वैल्यू है कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट है मार्केट वैल्यू कर, फिर से मार्केट वैल्यू है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए एक फार्मूला आपके सामने है, इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल पता है आपको क्या होते हैं? कौन से? जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे। इनमें परपेचुटी का फार्मूला लगता है कि एन्युटी का? परपेचुटी का फार्मूला लगता है। ये देखिए फार्मूला आपके सामने, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट, ये लेफ्ट साइड पे कॉस्ट है, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे कॉस्ट है, राइट साइड पे क्या है? आई इंटरेस्ट इनटू, ये इंटरेस्ट है रुपीज में है, ये इंटरेस्ट किस में है? ये जो इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को? कूपन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के साथ। कूपन रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू के साथ? फेस वैल्यू के साथ। फिर आएगा इंटरेस्ट, यहां पे आई से मुराद वो इंटरेस्ट है, कूपन रेट इंटू कूपन रेट इंटू मार्केट वैल्यू तो प्राइस है, वो तो ये रही डिवाइडेड बाय, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी का मतलब क्या? वही 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डिबेंचर। प्राइस या मार्केट वैल्यू एक ही बात है, प्राइस और मार्केट वैल्यू, लेकिन प्राइस और कॉस्ट एक ही बात नहीं है। ना 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 ना, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट एक ही बात नहीं है। कॉस्ट कुछ और चीज है, प्राइस है मार्केट वैल्यू, प्राइस और मार्केट वैल्यू एक ही है, कॉस्ट डिफरेंट है। तो डिवाइडेड बाय प्राइस। अच्छा आप खुद बताइए, मैथ के एक्सपर्ट हैं आप, अगर आपको टैक्स रेट दिया हो, कूपन रेट दिया हो, प्राइस दी हो, ये सारे 1 2 3 वेरिएबल ITP ये दिया हो, के कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा और अगर के दिया हो, IT दिया हो, पी कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो उस तरफ चला जाएगा, वो डिवाइड करके इस तरफ आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना, 1 माइनस टी, पी उधर चला गया, के इधर आ गया। तो क्या इससे हम ये असूल बना सकते हैं कि एक ही इक्वेशन से, एक ही फॉर्मूला से कॉस्ट गिवन है तो प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस गिवन है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? पक्का? चलिए लिखना है तो लिख लें इसको ताकि भूल ना जाए आपको। चलिए अब फिर इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन याद रखें अल्फाज को ध्यान से हमने पढ़ना है। The coupon rate of interest on a company's irredeemable bond is 6%. Face value ₹100 and the market value of the bond is 103.6. Tax rate is 20. अच्छा एक काम आपने करना है, हर एक कंपोनेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि स्टार्ट ही फार्मूला से होगा, फार्मूला याद होगा तो आप कैलकुलेशन करेंगे आगे। तो हर एक का फार्मूला याद करना है। यहाँ पे कूपन रेट है, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जिस रेट में इंटरेस्ट मिलना है 6% है। इरिडीमेबल बॉन्ड, इरिडीमेबल का लफ्ज क्या बताता है? परपेचुटी का फार्मूला लगाना है। बॉन्ड का लफ्ज क्या बताता है? इंटरेस्ट टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। फेस वैल्यू 100 किस लिए दी है उसने? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और मार्केट वैल्यू 103.6 किस लिए दी है? डिवाइड करके कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? अब जरा पेज के टॉप पे पहले फार्मूला लिखिए, नोटबुक पहले अपनी किसी नोटबुक पे इसका फार्मूला लिखिए। इरिडीमेबल बॉन्ड का
कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? मैं भी कोशिश करता हूं लिखने की। फार्मूला था कोई, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू डिवाइडेड बाय प्राइस या मार्केट वैल्यू, एक ही चीज है। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन में उसने कहा है ना कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो मैं फार्मूला को ऐसे ही लिख के आगे चलाऊंगा। अगर उसने कहा है मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं फार्मूला को रीअरेंज कर दूंगा। क्या करूंगा? रीअरेंज कर दूंगा। कॉस्ट इधर आ जाएगा, मार्केट वैल्यू भी ऐसे ही है। जरा मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ के बताए क्या करना है। लेकिन कभी मार्केट वैल्यू भी कहा करेगा या प्राइस कहा करेगा, तो आपने क्या करना है उस सिचुएशन में? रीअरेंज कर देना। अभी यहाँ पे चूंकि कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट कितना है? 6% इंटू 100, 6% इंटू 100 इंटू 6%, 6 कैलकुलेशन कर लेंगे कि कर दूं? कर लेंगे। 6 ये आ गया, 6 इंटू 1 माइनस, ठीक है 20%, 0.8 नहीं है, 75 है, 0. डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू क्या है? 103.6, इतना ही है। चलिए 43%, खुदा का खौफ करे, 43% कैसे? 43% रेट में अभी तो पाकिस्तान में नहीं इतना रेट पहुंचा। अच्छा, इससे हमें एक अहम कंसेप्ट समझ में आया कि अगर फिगर गलती से ऑकवर्ड आ गई ना, हमें फौरन पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है, 20% के लगभग। तो 20% के लगभग है, कोई 10 से लेके 25 तक तो वो चलेगा। अगर ये 50% तक पहुंच जाए, 60% तक पहुंच जाए, तो उसका मतलब क्या है कि हमने कोई वैल्यू गलत की, दोबारा रीचेक कर ले, हो सकता है गलती को रीचेक कर ले। तो मैंने 6 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 103.6, ये आया 4.34%। भाई यही वैसे आपका, और ये आफ्टर टैक्स है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब सुने, सारे क्वेश्चन के फैक्ट सेम। एज्यूम करना है आपने कि प्राइस नहीं दी हुई, उसकी बजाय कॉस्ट दी हुई है 4.34%। 4.34%, कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन करके मुझे दिखाएं, 103.6 नहीं आएगी, मैंने उसको राउंड ऑफ किया है। राउंड ऑफ की वजह से आपकी वैल्यूएशन में भी फर्क पड़ेगा। बताइए किधर है? पहले उसको ना ना ना, जब तक आप लिखेंगे नहीं मैं चेक नहीं करूंगा। पहले फार्मूला लिखे, उसको रीअरेंज करें। ठीक है, ठीक ठीक, पहले फार्मूला लिखें फिर रीअरेंज करें। साबित क्या करवाना है आपको? नहीं नहीं भाई, ऐसे कर, ऐसे करना ना, कैलकुलेटर पे नहीं। कैलकुलेटर में मसला, जब तक काम ठीक हो जाता है ना, वो ठीक चलता रहे, जहां पे गलती हो जाए पता नहीं चलता फिर किस स्टेप में गलती हुई थी। तो अभी सीख रहे हैं ना, अभी डायरेक्ट नहीं करना काम। किधर किसी स्टूडेंट ने नोटबुक पे लिखा है फार्मूला, लिख के रीअरेंज करके फार्मूला लिखा है, रीअरेंज किया है, शाबाश दिखाएं। ये आगे करें, पास कीजिएगा। आपने लिखा है जी कॉस्ट उधर आ गई, रीअरेंज किया, प्राइस इधर आ गई, कॉस्ट इधर आ गई, प्राइस इधर है, 6 है इंटू 0.75, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट क्या है 4.34, हाँ आंसर आया 103.69। 6 तकरीबन उतना ही है, क्योंकि हमने कॉस्ट भी तकरीबन उतनी ही ली थी। तभी फर्क समझ आ रहा है? शाबाश, ठीक है। अभी चाहे तो मैं इसमें आपको एक हिडन लेसन छुपा है वो सिखा सकता हूं कि अगर
कॉस्ट इंक्रीज हो तो मार्केट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रहने दे, लेकिन अभी रहने दे, वो जब टाइम आए। मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाह रहा था आपकी कि इसका भी कोई इस तरह का रिलेशनशिप है। बहरहाल क्लियर हो गया आपको? क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि अगर कॉस्ट गिवन हो तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर मार्केट वैल्यू गिवन हो तो अगर कभी कहे ना चलते चलते कॉस्ट कैलकुलेट करे और अचानक क्वेश्चन आ जाए मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करे, तो आपने परेशान नहीं हो जाना, ये तो कोई अजीब सा टॉपिक आ गया, ये तो सर ने करवाया ही नहीं। बल्कि क्या कंसेप्ट है, रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है, कुछ भी नहीं भाई। दो कंसेप्ट हो गए हमारे, बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लिया हमने, और हमने रिडेमेबल बॉन्ड की कैलकुलेट। अच्छा बताइए, प्रीवियस कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में क्या फर्क था, क्या चीज आपके लिए नहीं थी? हाँ, प्राइस। बैंक लोन की प्राइस नहीं थी, यहाँ पे प्राइस थी इरिडीमेबल में। अच्छा बताइए, अगला जो आपका कंसेप्ट है वो कंपैरेटिवली इजी है या मुश्किल है? वो है मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। ऊपर वाला कौन सा था? इरिडीमेबल। ये कौन सा है? रिडीमेबल। बताइए, ये आपके लिए मुश्किल होगा कि आसान? इसकी निस्बत मुश्किल। शाबाश, ये मुश्किल होगा उसकी निस्बत, कंपैरेटिवली मुश्किल है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें परपेचुइटी का फार्मूला था, इसमें एन्युटी का फार्मूला है। एन्युटी का फार्मूले में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ये ऊपर करवा, इसका फ्लो ऊपर करवा दीजिए एसी का। एन्युटी के बंद कर दे जी, बंद कर दे, इसको बंद कर दे। एन्युटी के फार्मूला में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, परपेचुइटी के फार्मूला में सिंगल कैलकुलेशन होती है। ऐसा ही है ना? बस इतना को मुश्किल। यानी यूं कह लीजिए कि रिडीमेबल की कैलकुलेशन लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है। हर साल का कैश फ्लो, या अगर एन्युटी का फार्मूला आपको आता हो तो वो अप्लाई करना होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब पहले इस कंसेप्ट को सीखते हैं। कहता है मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं या प्राइस भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मार्केट वैल्यू या प्राइस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो। बैंक लोन क्यों नहीं बोला उसने? बैंक लोन की मार्केट वैल्यू होती ही नहीं। कह रहा है मार्केट वैल्यू प्राइस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट वेदर शेयर और डिबेंचर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लो। फाइनेंस का सबसे बड़ा असूल है ये। पूरी फाइनेंस, पूरी कैफ सीफैप सारी मिला के सबसे बड़ा असूल क्या है फाइनेंस का? किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू आज की क्या है, फ्यूचर में उससे जितने भी कैश फ्लोज मिलेंगे उनकी प्रेजेंट। ये दुनिया के हर एसेट की वैल्यू है। ये आपको उससे जितना फायदा होगा, आपको उससे क्या फायदा होगा। इसकी क्लासिक एग्जांपल, एक मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी की मार्केट वैल्यू या प्राइस क्या है? अपनी जिंदगी में वो जितने अंडे देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। भाई यही है ना? हाँ, अब चूंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में इनफ्लो के साथ आउटफ्लो भी होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कंसेप्ट भी साथ में समझा रहा हूं। इनफ्लो के साथ आउटफ्लो भी होते हैं, तो हमें इस मुर्गी से सिर्फ इनफ्लो नहीं मिलेगा, दाना दूध का भी तो डालना उसको, के नहीं? तो पट्टे नहीं डालने उसको। तो इनफ्लो और आउटफ्लो भी होगा ना। एक और कैश फ्लो होगा, एक और कैश फ्लो होगा। हाँ जी, एंड पे उस मुर्गी को जब बीमार पड़ जाएगी, उसको ज़िबा करके उसकी बिरयानी भी बनानी है, तो उसको कहते हैं उसकी टर्मिनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू, जिसे आप काउंटिंग में कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो याद रखिए, एक होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो हर साल चलने हैं, एक होती है रेजिडुअल वैल्यू। किसी भी एसेट या लायबिलिटी के कितने होते हैं कैश फ्लोज? एक ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन से हैं? जो हर साल चलने हैं। वो इनफ्लो भी हो सकते हैं, आउटफ्लो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। कभी सिर्फ इनफ्लो होते हैं, कभी सिर्फ आउटफ्लो होते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और टर्मिनल कैश फ्लोज, फर्क समझ आ रहा है दोनों में?
तो कह रहा है किसी भी एसेट के दुनिया, खास तौर पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं तो शेयर्स और डिबेंचर्स है, इसके मार्केट वैल्यू क्या होगी, इसके जितने भी कैश, पहले कैश फ्लो बोलना, इसके जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना पहले कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो याद करते हुए भी कैश फ्लो, जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू इसकी मार्केट वैल्यू होगी। एग्रीड? और कह रहा है कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी फॉर्मूले से कॉस्ट भी कैलकुलेट, हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की, हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआरआर है। हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की लिखे और बोलें, हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआर, फिर से बोले, हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआरआर है। हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआरआर है। हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी, बोलना भाई, बोल रहे, मैंने भी रोजा रखा हुआ, बोल रहा ना फिर भी। हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआरआर है। हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआरआर है। हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी, रिडीमेबल बोल रहा हूं, इरिडीमेबल नहीं बोला, रिडीमेबल। हर रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआरआर। शाबाश। अब ये आईआरआर क्या है, ये आईआरआर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ, ये पता है आपको, ये सीखा हुआ है आपने, लेकिन भूल गए होंगे। जो किसी दूसरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट हमारे सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो, क्या करना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए दोबारा से। बिल्कुल ठीक है, अच्छा असूल है। आ जाए फिर सीखते हैं। अच्छा, ये हम रिडीमेबल, ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या थी, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, कॉस्ट क्या है, आईआरआर। हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर, ये देख लीजिएगा स्टेप्स। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूं ना, अगर आपका कोई उसूली इख्तलाफ है तो आपने मुझे बताना है, वरना उसी को फॉलो करना है, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एनपीवी एट लोअर रेट। लोअर रेट को काट के लिख दीजिए गिवन रेट। कुछ चीजें होती है ना प्रैक्टिस से रिफाइन होती है, ऐसा ही है। एट गिवन रेट, कैलकुलेट एनपीवी। आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करनी आती है ना, ठीक है। वो एसेट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उसमें से माइनस कर दिया, जो प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस कर दिया उसकी इनिशियल कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू में फर्क पता है आपको? प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट, प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर चुके, उसमें से जो इनिशियल कॉस्ट या प्राइस है या मार्केट वैल्यू है उसकी माइनस कर देना। नेट हमेशा माइनस करके आएगी। दुनिया में जो भी नेट की फिगर होती है ना, वो हमेशा किसी को माइनस करके ही आती है। तो कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट। जैसे वो क्या कह रहा है कि आपके कैश फ्लोज हैं तो 3-4 सालों के, जितने सालों के भी है, आपने उनकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? कैश फ्लो एट ईयर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन, पहले साल में ये आपने, लेकिन ऐसा नहीं करते होते हैं ना, ये मैं भी अब आपके मुताबिक ही कन्वर्ट हो रहा हूं। कैश फ्लो एट ईयर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई को डायरेक्ट ऐड कर लेना 1.08 पावर -1 प्लस कैश फ्लो एट ईयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 पावर -2। इस तरह आगे चलते जाना है। जब सारी कैलकुलेशन कर लें, एंड पे क्या करना है? इनिशियल मार्केट वैल्यू जिस पे इश्यू हुआ है, इनिशियल मार्केट वैल्यू, ये आपकी आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट पे? गिवन रेट पे। जैसे फर्ज कीजिए 8% रेट उसने दिया है, तो इस पे आपकी मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी? 8638। क्लियर? नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया।
जितने भी, अगर ये कैश फ्लो सेम है आप इसमें एनपीवी का फार्मूला भी लगा लें वो भी चलेगा। अगर कैश फ्लो हर साल के डिफरेंट है तो फिर एनपीवी का फार्मूला नहीं लगता, फिर आपको यही चलाना पड़ेगा। रिडम्पशन वैल्यू को भी डिस्काउंट करना है, वो एनपीवी के जरिए से डिस्काउंट नहीं होती, उसे अलग से करना पड़ेगा उसे। हाँ सिंपल डिस्काउंटिंग, हाँ हाँ बिल्कुल लेके आएंगे, वो क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे क्या, क्वेश्चन इनका ये है। इसका जवाब है अगर ये बॉन्ड है तो इसकी टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे। अब अगला सवाल पूछे कैसे करेंगे। ये जो कैश फ्लो है ना ये आफ्टर टैक्स यूज करके, ये कैश फ्लो अगर कूपन रेट 10% है ना तो आपने यहाँ पे जो कैश फ्लो यूज करने हैं वो क्या करने हैं 7। ये जब क्वेश्चन आएगा ना फिर मैं आपको सारी चीजें तसल्ली से समझाऊंगा। अभी आईआरआर कैलकुलेट करने का तरीकाकार मैं रिफ्रेश करवा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, गिवन रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट। जैसे फॉर एग्जांपल गिवन रेट 8% था, उस पे फॉर एग्जांपल एनपीवीआई 8638, इसको 8638 ना समझे, यह है प्लस 8638, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा जब पहले रेट से एनपीवी आ गई, अब आईआरआर के लिए तो आपको पता 2 रेट चाहिए होते हैं, दूसरे रेट पे भी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ये दूसरा रेट क्या होगा सुन लीजिए, ये डिपेंड करता है पहली एनपीवी पे। अगर पहली एनपीवी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रूल निकाला था, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए एनपीवी कम हो जाती है, एनपीवी बढ़ जाए और इंटरेस्ट रेट कम हो जाए एनपीवी बढ़ जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप, अभी किसी क्वेश्चन में बोला था ना आपने, इनवर्स रिलेशनशिप। अब देखें हमने जाना है 0 की तरफ, आईआरआर वही होती है ना जो एनपीवी को 0 कर देती है। 8% पे एनपीवी पॉजिटिव है, हमें 0 की तरफ जाना है, एनपीवी कम होनी चाहिए। एनपीवी क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, आपने जो दूसरा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है वो इससे ज्यादा का करना है। पहला इंटरेस्ट रेट गिवन, दूसरा इंटरेस्ट रेट एस्टिमेटेड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, सिर्फ 3 स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं, ये इसके बाद जब हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे ये क्लियर हो जाएंगे। पहले एनपीवी कैलकुलेट की गिवन रेट पे, दूसरा एनपीवी कैलकुलेट की एस्टिमेटेड। एस्टिमेट कैसे हुआ, अगर आपने एनपीवी पॉजिटिव आ गई ना आपकी पहले रेट से तो दूसरा रेट आपने हायर लेना है, और अगर एनपीवी नेगेटिव आई दूसरा रेट लोअर लेना। फिर उसके बाद ये फार्मूला लगाना है कि इंटरपोलेट रिजल्ट कैसे, आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी लोअर रेट ये अलग होगा और इस लोअर रेट में ये सारी कैलकुलेशन करके ऐड करनी है, ठीक है। इस सारी कैलकुलेशन में पहले ऊपर एनपीवी एट लोअर रेट, नीचे इन दोनों को नेट करके लिख देंगे और फिर आगे मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट। जैसे लोअर रेट 8% है, दूसरा कौन सा था 12% था ना, दोनों में से लोअर रेट कौन सा है, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। एनपीवी एट लोअर रेट क्या है, और एनपीवी एट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट कितना है, माइनस एनपीवी एट हायर रेट। और लेकिन ये अजीब बात हो गई, यहाँ ये माइनस है, ये इधर माइनस लिखा है इसने, ये प्लस कैसे हो गया, प्लस। ये अक्सर माइनस माइनस प्लस हो जाया करेगा। और डिफरेंस इन रेट कितना है, ये आ गया, जिसमें से मर्जी करे 4% डिफरेंस रफ, यानी वो उसमें माइनस प्लस नहीं करना, माइनस प्लस आपका इधर एडजस्ट हो गया।
क्लियर? एनपीवी। इसके बाद कुछ चीजें आपको बता रहा है, टिप्स। लोअर डिस्काउंट रेट विल हैव, अगर डिस्काउंट रेट कम करते जाएंगे एनपीवी बढ़ती जाएगी। फिर दूसरा क्या कह रहा है, इफ ए रिडीम, ये एडवांस क्वेश्चन में आपके काम आएगा। दूसरा पॉइंट जी 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 जी, मैं अभी ये सारी कैलकुलेशन मैंने शो करवानी है अभी। ये ना समझिए कि मैं आपको बता के आपके ऊपर कर रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन हमने करना है, लेकिन पहले कंसेप्ट बिल्डिंग, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है भाई। इंटरेस्ट रेट, इनका क्वेश्चन ये है, इंटरेस्ट रेट कम होने से एनपीवी कैसे बढ़ती है, ऐसे ही है, यही कोई सवाल है। पक्की बात है, यही समझाना ना मैंने। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं, रेवेन्यू है 1 लाख, खर्चा हुआ 80,000 का, ठीक है। अब मुझे बताइए इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई, 20,000, ऐसा ही है आफ्टर। हाँ जी, आप फर्ज कीजिए टैक्स 0, फर्ज कीजिए कि डिस्काउंटेड भी 0 है, क्योंकि डिस्काउंट करके भी वो पॉजिटिव रहेगी। जो एनपीवी पॉजिटिव है आपकी, वो डिस्काउंट करके भी, ठीक। अगर बैंक मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, क्या करता है, मेरी कॉस्ट में इजाफा होगा, मेरे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनपीवी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट असल में मेरे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। वो चूंकि एक तरह से आउटफ्लो है, कैश फ्लो है, तो उसकी वजह से मेरे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, मेरी एनपीवी भी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा तो मेरे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कुछ बात समझ आई है? तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट और एनपीवी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर हुई ये बात? इसको लिख लीजिए, इंटरेस्ट रेट और एनपीवी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा मुझे बताइए, आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी में ज्यादा कैपिटल प्रोजेक्ट्स लगेंगे कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में? इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी में, क्योंकि अगर इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी में बहुत से प्रोजेक्ट इस वजह से हम नहीं चला सकते, क्योंकि अगर लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करना है, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट का और एनपीवी का इनवर्स रिलेशनशिप है। चलिए जी वापिस आते हैं। अभी ये सेकंड और थर्ड पॉइंट अभी मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कैलकुलेशन ज्यादा कम्प्लेक्स हो रही है। मैं इसकी एग्जांपल की तरफ आ रहा हूं, ये मुझे कल याद करवाइएगा, कल आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। आईआरआर कैलकुलेट करना हमने सीख लिया 3 स्टेप्स में, पहले गिवन रेट पे, फिर अदर रेट पे, फिर उसके बाद फार्मूला याद हो गया आपको। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड आपको पता है कि हमने क्या करना है, इसमें जो लास्ट वैल्यू होगी वो हायर ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू लेनी है। एग्रीड? आ जाए फिर अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, पहले इसको पढ़ते हैं। ए कंपनी हैज इशूड 12% बॉन्ड्स। अच्छा, ये बॉन्ड्स के साथ जो 12% लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये इसका कूपन रेट है। इसके साथ लिख रहे, चाहे किसी भी बॉन्ड के साथ लिखा 12% डिबेंचर, कूपन रेट नहीं बोलना। रेट कई तरह के हैं, कूपन रेट है, उसके बाद टैक्स रेट है, फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट है, ठीक है। रेट कई तरह, पूरा कूपन रेट। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? डेटा ड्यू टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5% इन 4 years टाइम, ठीक, 4 साल बाद। इसका मतलब है इसका टेन्योर कितना हुआ? 4 साल। द टैक्स रेट इज 20% एंड द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज
8%। कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। पहले तो नोट कीजिए, उसने क्या हमें कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है, तो फिर कैलकुलेट क्या कर रहा है, हम तो कॉस्ट ही तो कैलकुलेट करते हैं, जब कॉस्ट उसने खुद से दे दी, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम, मार्केट वैल्यू। शाबाश, कॉस्ट गिवन हो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर रिक्वायरमेंट में होता कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो इंफॉर्मेशन में उसने क्या दिया होता, मार्केट वैल्यू। तो ये कोई नया क्वेश्चन बन गया या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है? ये मार्केट वैल्यू वाले कंसेप्ट को उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्यों ऐड किया है? क्योंकि उसी को रीअरेंज करके हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मार्केट वैल्यू गिवन हो, और अगर कॉस्ट गिवन हो तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 12% बॉन्ड, इसका मतलब है टैक्स एडजस्टमेंट आएगी। डेट टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5%, इसका मतलब जो रिडेम्पशन प्राइस होगी वो कितनी होगी, 105 इन 4 years टाइम। इसका मतलब है कैलकुलेशन कितने साल की करनी है, 4 साल की करनी है। और फिर एंड द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। कॉस्ट ये है जो आपने यूज करनी, यानी डिस्काउंट करने के लिए कॉस्ट ये यूज करनी। क्लियर? अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या इसमें IRR कैलकुलेट करनी है? क्यों नहीं करनी? ये मार्केट वैल्यू IRR तो कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं, इसमें तो सिंपल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। प्राइस क्या होगी, कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू बॉन्ड क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले आपने कैश फ्लो इसके कौन से होंगे मैं बताता हूं। कैश फ्लो बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? इसका कैश फ्लो है 100 इंटू 12%, 12 कूपन रेट के मुताबिक इंटू 0.8, 9.6। अच्छा, इसकी फिर कैश फ्लो होंगे 9.6 ईयर 1 में, 9.6 ईयर 2 में, 9.6 ईयर 3 में, 9.6 ईयर 4 में, और 105 ही ईयर 4 में। इन सब की हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अब जरा तरीकाकार सुनिएगा, 2 तरीके हैं, मैं थोड़ा सर्वे भी करवाना चाहता हूं। पहले दोनों तरीके आपको बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि कौन से वाला स्टूडेंट कौन से वाला तरीका अडॉप्ट करते हैं। पहला तरीका, पहले साल की कैश फ्लो 9, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में है ईयर 1, 2, 3, 4। ये आ गया 9 जहाँ 105, 114, ऐसा ही है। डिवाइडेड बाय टैक्स रेट क्या है, सॉरी ये टैक्स 8%, डिस्काउंट रेट 1.08 पावर मल्टीप्लाई करके करना था, भूल गए, 1.08 पावर -1, 1.08 पावर -2, 1.08 पावर -3, 114 इंटू 1.08, 9.6 आपने भी बाद में करवाया, 9.6 है, 9.6, 9.6, 9.6 और 114.6। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार कौन सा है, एनविटी का। एनविटी में क्या करते हैं, R इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस I पावर N ओवर I, ये एनविटी हो गई, प्लस 105 इंटू 1.08। चेक कीजिए क्या, पहले ऊपर वाले की कैलकुलेशन कीजिए। ऊपर वाले की कैलकुलेशन किया किसी ने?
क्या है 108.97 और दूसरे की यही है 108. इसका मतलब यह दोनों मेथड इक्वली करेक्ट हैं. कितने स्टूडेंट्स पहले वाले मेथड के साथ कंफर्टेबल है, कितने दूसरे वालों के साथ, दूसरे वालों के साथ ज़्यादा है. तो आइंदा हम कैलकुलेशन करते हुए भी और किताब में भी मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन जो शो करवाऊँगा वो इसी मेथड के मुताबिक करवाऊँगा. क्लियर? चलिए, ये तो हो गई इसकी प्राइस. ठीक है. अब आप घर जाके जब ये क्वेश्चन करें ना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, प्राइस. हाँ, प्राइस से पता चल गई. अब आपने अज्यूम करना है कि आपको कॉस्ट नहीं पता. उसने जो 8% कॉस्ट दी है, प्राइस पता है, कॉस्ट नहीं पता. अब सारा क्वेश्चन यही रखना है आपने. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट की बजाय आपने लिखना है मार्केट वैल्यू इज. ट्राई करके देखिएगा क्या आंसर आता है. अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं, घर जाके. यहां तक कर लिया. अभी क्या हमें मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई. मार्केट वैल्यू में याद रखे IRR नहीं आना. अब क्या करें हम, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी 7% लोन स्टॉक, फेस वैल्यू ₹100 इज 96. जैसे ही उसने मार्केट वैल्यू दे दी, जो फौरन पता चल गया ये कॉस्ट कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि जब कॉस्ट देता है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाता है, जब मार्केट वैल्यू देता है तो. अच्छा, 7% क्या चीज है, कूपन रेट. और लोन स्टॉक क्या है, ऐसी इन्वेंट्री जो उधार पे खरीदी हो, ये बॉन्ड्स को कहते हैं. शाबाश. लोन स्टॉक किसे कहते हैं, बॉन्ड्स को कहते हैं. फेस वैल्यू 100 है. फेस वैल्यू किस काम आती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और इसका कोई काम नहीं है. फेस वैल्यू का पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही काम है, क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. एनुअल इंटरेस्ट हैज जस्ट बीन पेड. ठीक है, ये मैं जब डिविडेंड वाले साइड पे जाऊंगा ना, फिर आपको बताऊंगा ये जस्ट हैज बीन पेड का मतलब क्या होता है. द बॉन्ड विल बी रिडीम एट पार आफ्टर 4 years. इसका मतलब क्या है, 100 पे रिडीम होगा. द रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन कंपनी इज 30%. कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ बॉन्ड फॉर द कंपनी. नीचे हिंट लिखा है, हिंट को काट दीजिए. आई कैप कभी हिंट नहीं देता. आई कैप कभी क्वेश्चन में हिंट नहीं देता. अब हमने क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है. रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है. किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होती है, किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होती है, IRR. किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या होती है, IRR. कैलकुलेट करने के स्टेप्स क्या हैं, 3 स्टेप्स हैं. पहले गिवन रेट पे NPV कैलकुलेट करनी है, फिर अदर रेट पे, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है. शाबाश. गिवन रेट क्या है, 7%. चलिए, अब हमने 4 years है, NPV कैलकुलेट करनी है. स्टेप 1, NPV एट गिवन रेट, जो कि क्या है, NPV एट द रेट ऑफ 7%. अब कैश फ्लो कैलकुलेट करें. 7%, 7 है, क्या टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी, क्या आएगी, 30%. 7 into 7 49, 4.9% है. कैश फ्लो कितना आएगा, 4.9. हाँ, 4.9.
तो ये 4.9, इसके कैश फ्लो की स्ट्रीम क्या बनेगी? 4.9 प्लस 4.9 ईयर 2 प्लस 4.9 ईयर 3 प्लस 4.9 ईयर 4 प्लस 100 ईयर 4 में, ऐसे ही आएगा। हम एनएमटी के जरिए से कर रहे हैं ना, एनएमटी के जरिए से करना है ना, तो एनएमटी के जरिए क्या होगा? 4.9 आर इंटू 1 माइनस 1 over 1 plus I have 1.07 minus 4 divided by 0.07 plus 100 into 1.07। देखिए यही है, आपने साथ चलना है मेरे, कैलकुलेशन करें। ये कैलकुलेशन समझ आई आपको? पक्की बात, कोई कहीं कोई कंफ्यूजन हो फौरन आपने रुक के पूछना है। अच्छा, आप ये कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटर है आपके पास? ये जरा मुझे कैलकुलेट करके दिखाइएगा। एनपी, अच्छा ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है भाई? नेट तो तब होगी जब कोई चीज लेस करेंगे। लेस किसे करना है? ये मार्केट वैल्यू आज की है के साल बाद की है? इसको कोई डिस्काउंट करना है? ये है आज की वैल्यू। तो माइनस 96.25 इज इक्वल टू, ये करिए। सबके कैलकुलेटर पे मैंने चेक करनी है फिगर, फिर आगे जाऊंगा, वरना नहीं। सिर्फ देख के नहीं, फाइनेंस सिर्फ देख के नहीं सीखी जाएगी, ये तो करेंगे तो फिर समझ आएगी। प्रेजेंट वैल्यू को नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस जो आज उसकी कीमत अदा कर रहे हैं वो। जैसे होता है ना नेट प्रॉफिट, कैसे आता है? सेल्स में से एक्सपेंसिव माइनस, वो सारे आपने इनफ्लो तो ऐड कर ली है, तो इनफ्लो आएंगे कैसे? कोई पैसा खर्च करेंगे तो इनफ्लो आएंगे ना। तो इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू के साथ इनिशियल मार्केट वैल्यू जितने का बॉन्ड आज मिल रहा है वो लेस करेंगे तो फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी। कर लिया? क्या आंसर है? -3. अब क्या करना है? अब रेट्स, दूसरा रेट लेना है। अब मैं सोच रहा हूं, ये आ गया आपके फिगर। अब मुझे बताइए, मुझे दूसरा रेट लेना है 7% से कम लेना है कि 7% से ज्यादा? मैं चाहता हूं एनपीवी 0 की तरफ आए। इनवर्स रिलेशनशिप है, एनपीवी को बढ़ाना है। एनपीवी को बढ़ाएंगे तो 0 की तरफ आएगी ना, माइनस है। बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? रेट कम, कितना? 6% लू के 5% ले लेते हैं। वैसे जो भी आंसर है फर्क कोई नहीं पड़ेगा उससे, ये जेहन में रखिएगा। तीसरी कैलकुलेशन कभी नहीं करनी आपने, दो ही करनी है। 5% के साथ मैं कर रहा हूं। अब आपने कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन की है ना, दोबारा पंच नहीं करना, उधर ही वापस आके एडिट करना। एडिट करना आता है ना? जहां जहां 7 है ना, वहां वहां 5 कर दीजिए। शाबाश। एनपीवी एड, फिर भी मैं लिख देता हूं लेकिन एग्जाम में आपने दोबारा नहीं करना। एनपीवी एट 5% इज इक्वल टू 4.9 इंटू 1 माइनस 1.05 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 100 इंटू 1.05 पावर -4 माइनस 96.25 इज इक्वल टू 3.39 प्लस। आइए, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहां पे रुके, चेक पॉइंट यहां तक। मुझे बताइए, हम ये आईआरआर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में भी कॉस्ट कैलकुलेट की थी, उसमें तो आईआरआर का फार्मूला नहीं लगाया था जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में थी।
ये इससे पहले वाले में वो इरिडीमेबल था। रिडीमेबल की कॉस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे आईआरआर का फार्मूला लगेगा। रिडीमेबल की कॉस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे, ये लिख ले। अब ये स्टेप, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या था? फार्मूला आईआरआर इज इक्वल टू क्या था? लोअर रेट। सिर्फ याद आने के लिए फार्मूला लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फिगर लिख सकते हैं, लेकिन मैं ताकि फार्मूला आपके जहन में बैठ जाए इसलिए लिख रहा हूं। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। अब इसमें फिगर्स पंच करनी है। लोअर रेट क्या है? 5%। फर्स्ट सेकंड नहीं, लोअर है। लोअर रेट है 5%, 0.05 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट क्या है? प्लस 3 एनपीवी एट लोअर रेट प्लस 3.39 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट प्लस 3.39 माइनस एनपीवी एट हायर रेट, माइनस माइनस प्लस। ये सुनना था, फिर से बोले क्या? सुभान अल्लाह, फिर से बोले माइनस माइनस प्लस 3.39 प्लस 3.36 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस रेट कितना है? एग्जैक्ट 6 है, 6.004। ये लीजिए 0.06 यानी कि 6% है आपके आईआरआर। जी जी, इसका एक मिनट पहले ये समझ आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? भाई कह रहे हैं आईआरआर कैलकुलेट करने का शॉर्टकट है वो, ये रेट कैलकुलेट करने का शॉर्ट क्या मेरा भाई? अच्छा उसी में लिखा हो? नहीं नहीं, वो मैंने अभी नहीं बताना, वो लिखा हुआ उसके अंदर ही, मैं लिख के भूल गया हूँ शायद। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो अभी नहीं बताना, उसका एक रूल है। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं आप? ये इससे डायरेक्ट एक ही कैलकुलेशन में आईआरआर आ जाएगी। अच्छा चलिए चलिए ठीक है, ये मुझे क्लास के बाद कराएगा। लेकिन आई कैप ये कैलकुलेट करवा रहा है क्वेश्चन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर ये कैलकुलेशन शो करवा रहा है, इसलिए आप उसको क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ये कैलकुलेशन करनी है। जी और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई पूछिए। रिडीमेबल सिक्योरिटीज के कैश फ्लो में क्या आएगा? कोई भी सिक्योरिटी के कैश फ्लो में 2 चीजें आती हैं, एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हर साल आता है, और दूसरा टर्मिनल वैल्यू जो एंड पे आती है, वो चाहे डिबेंचर हो चाहे शेयर्स हो। अगर शेयर्स हैं तो आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा, और एंड पे जो भी उसकी वैल्यू होगी वो अमूमी तौर पे चूंकि रिडीमेबल नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर है, हर साल का डिविडेंड मिलेगा, और एंड पे क्या होगा? उसकी रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। बॉन्ड है, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, एंड पे क्या होगा? रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। तो ये सिर्फ 2 ही कैश फ्लो होते हैं, एक हर साल एनुअल जिसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहते हैं, और एंड पे उसकी रिडेम्पशन वैल्यू। शेयर ये कन्वर्जन के केस में कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी ना, रिडेम्पशन वैल्यू, और कन्वर्जन वैल्यू का हायर वो आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मैं एक टर्म यूज किया करता हूं टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू असल में किसी भी सिक्योरिटी की जो लास्ट वैल्यू होती है ना, जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, उस वैल्यू को बोलते हैं। टर्मिनल वैल्यू का फार्मूला होता है हायर ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू एंड कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएगा, कभी सर टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं, कभी रिडेम्पशन वैल्यू, कभी कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट क्या है? एंड पे टर्मिनल वैल्यू आएगी और टर्मिनल वैल्यू क्या है? हायर ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू एंड कन्वर्जन वैल्यू।
इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं और आपने मुझे बताना है कि ये कैसे फर्क है। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 7% कन्वर्टेबल डिबेंचर। करंट मार्केट वैल्यू उसने दे दिया, मार्केट वैल्यू दे दी तो मुझे पक्का हो गया क्या? कॉस्ट कैलकुलेट कर। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 7% कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब कन्वर्टेबल बोल दिया उसने, पहले रिडीमेबल में कन्वर्टेबल में फर्क समझ आ रहा है? अब इसमें दो कैलकुलेशन होंगी। 7% क्या है? फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू आज की 108.7 है, एनुअल इंटरेस्ट है जस्ट बीन पेड। इसका मतलब क्या है? डिविडेंड वाले कल बताऊंगा टॉपिक में। डिबेंचर विल बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स इन 3 years टाइम एट ए रेट ऑफ 40 शेयर्स पर डिबेंचर। The current ordinary share price is rupees 3.20 and the rate of taxation on company's profit is 30%. अब देखिए उसने इसकी रिडेम्पशन वैल्यू नहीं बताई हुई, रिडेम्पशन वैल्यू उसने देखे नहीं बताई हुई, तो क्या लेंगे रिडेम्पशन वैल्यू? 100 रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? 100, यानी जब उसने कुछ नहीं बताया तो रिडीमेबल एट पार है। इसमें हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। रिडीमेबल, कन्वर्टेबल भी रिडीमेबल ही है, कन्वर्टेबल भी रिडीमेबल, रिडीम हो रहा। क्या फार्मूला होगा इसका? IRR। इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? कन्वर्टेबल है, उसने एक एडिशनल कैलकुलेशन हमें दे दी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कन्वर्जन पे। अब इसके कैश फ्लोज क्या होंगे? 7 इंटू 70%, 4.9, ऊपर भी 4.9 था, 4.9, लेकिन ये 3 साल है, ये 4.9 ईयर 1 में, 4.9 ईयर 2 में, 4.9 ईयर 3 में, और ईयर 3 में ही 100 टर्मिनल वैल्यू आएगी। टर्मिनल वैल्यू क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू, विच एवर इज हायर। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 100। कन्वर्जन वैल्यू कितनी है? 40 शेयर पर डिबेंचर। ए की वैल्यू क्या है? क्या आई? 128। तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या देंगे? नहीं, एक मिनट मैं इसकी तरफ आता हूं। अभी इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम? फिर से सुन लें, इसको हम करवा देते हैं, लेकिन पहले बताए कंसेप्ट समझ आ गया? एंड पे जो टर्मिनल वैल्यू लेनी है वो कौन सी? हायर वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू। अगेन सबसे पहले इसके कैश फ्लोज को एस्टिमेट कीजिए। 4.9, 4.9, 4.9। अब टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, किस रेट पे कैलकुलेट करनी चाहिए? स्टेप नंबर 1, पहले तो डिसाइड कर लें कि आईआरआर का फार्मूला लगेगा भी कि नहीं। कैसे पता चला लगेगा? रिडीमेबल सिक्योरिटी है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी। अगर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती ना, फिर आईआरआर का फार्मूला ना लगता, फिर एक ही कैलकुलेशन में मार्केट वैल्यू आ जाती। ये हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। रिडीमेबल, किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या है? उसकी आईआरआर। आईआरआर कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाई, अलर्ट रहिएगा। 7% पे सबसे पहले एनवीटी का फार्मूला लगा दे। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं उनके लिए एनवीटी का फार्मूला वो क्या होगा? आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस ओवर
आई। क्लियर? ये एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इधर ये आ जाएगा टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई करके 1.07 पावर। अब यहां पे सबसे अहम चीज ये है कि ये वैल्यू क्या आएगी, यही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने क्या दिया था, रिडीमेबल एट पार, हमने कहा 100 एज इट इज आ गया। यहां पे कन्वर्टेबल है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 100 और एक वैल्यू आ गई कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है पता है, जितने शेयर में कन्वर्ट होगा उसकी मार्केट वैल्यू। ये कितने शेयर में कन्वर्ट होगा और मार्केट वैल्यू कितनी आएगी 3.2, कितना आ गया 128। मैं इसकी तरफ भाई कंसेप्ट दूसरे में लेके जा, अभी बता मेरा भाई, अभी बस थोड़ा सा बस 128 आ गया। विच एवर इज हायर कौन सी है 128। क्लियर? एनपीवी अभी भी नहीं आई, -108.70 इज इक्वल टू प्लस है +8.64। डन। अच्छा मुझे बताइए दूसरा रेट स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करेंगे, हायर के लोअर चाहिए, वो पॉजिटिव है जीरो की तरफ लाना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। A7 है, क्या करें 8 कर दे के 9 के 10, मेजोरिटी की बेस पर चेंज करें। कितने स्टूडेंट का ख्याल है 8 करें, कितना ख्याल है 9, कितना ख्याल है 10, 10 वाले ज्यादा है, कोई नहीं 10, टू बी ऑन सेफ साइड, टू बी ऑन सेफ साइड। आपको कितना टाइम चाहिए इसकी एनपीवी आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद आईआरआर भी कैलकुलेट कर लेंगे। मैं चाहता हूं पहले खुद करें, मुश्किल वाला काम जो था कर दिया, बाकी कर लेंगे कैलकुलेट। 2 मिनट दे रहा हूं, आईआरआर कैलकुलेट कर ले, 2 मिनट के बाद फिर मैं करवाऊंगा। क्लियर? चलिए जिस तरीके से मर्जी कर लें, जिस तरीके से मर्जी, मुझे आईआरआर चाहिए, ठीक है इसका जी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी चेक कैलकुलेट कीजिए, पास कीजिएगा थोड़ा जी। उम्मीद है कैलकुलेशन आपने कर ली होगी, आपका आंसर करीब करीब 9.9% आया होगा। हाँ अगर आपने कोई डिफरेंट परसेंटेज यूज़ किया है, जैसे 7 के बाद 9% या 8% यूज़ कर लिया, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ा सा फ़र्क राउंडिंग ऑफ की वजह से आएगा, लेकिन तकरीबन 9.89 के लगभग ही आपकी कैलकुलेशन होगी। आइए स्टेप 2 इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। बहरहाल एनपीवी एट 10% कैलकुलेट कर रहे हैं, एट 10%। क्या होगा फार्मूला, सारा सेम कैलकुलेटर पे आपने सिर्फ उसको 7 को 10 कर लेना है। 4.9 इंटू 1 माइनस 1.1 पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 128 इंटू 1.1 पावर -3 -10, प्राइस सेम रहेगी, इज इक्वल टू क्या आया -0.35। अब क्या करना है फार्मूला एनपीवी, क्या आईआरआर का फार्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट्स। फिगर्स पुट करते हैं। लोअर रेट हमारे पास कौन सा है
07 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस प्लस प्लस कैसे आया माइनस माइनस प्लस शाबाश प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट 3% है 9.88%। ये है आपका रेट। क्लियर? इसमें दो ट्विस्ट सुन लीजिए, अहम, एडवांस क्वेश्चन के लिए बहुत अहम। पहले यहां तक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। अब ट्विस्ट सुन लीजिए। पहला ट्विस्ट, ये भाई ने क्वेश्चन के दौरान में भी 2 दफा हाईलाइट किया था, बिल्कुल सही हाईलाइट किया आपने। इन्होंने कहा ये कि सर ये जो शेयर प्राइस है ना, यह है करंट। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं शेयर प्राइस की ईयर 3 में, तो यहां पे असूली तौर पे करंट प्राइस की बजाय ईयर 3 की प्राइस लेनी चाहिए थी 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने ईयर 3 की प्राइस दी नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेम प्राइस रहेगी। आईकैप ने एक दफा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही एक क्वेश्चन दिया, उसके अंदर आईकैप ने करंट प्राइस दी, फिर उसके बाद उसने ग्रोथ रेट बता दिया कि हर साल ग्रोथ रेट इतना होगा, जैसे से फॉर एग्जांपल 5%। तो हमने क्या किया भला, 3.2 को मल्टीप्लाई किया 1.05 पावर 3 से, ये हमारे पास ईयर 3 की वैल्यू आ गई। उसको फिर कंपेयर किया, वो हमारी कन्वर्जन वैल्यू के लिए यूज हुई यहां पे लेके, और उसूली तौर पे ऐसा ही होना चाहिए, यही ठीक है। यहां पे क्यों नहीं किया, ग्रोथ रेट दिया ही नहीं हुआ। ये बात समझ आ गई। दूसरी और बहुत अहम, लेकिन मैं सोच रहा हूं कहीं आप कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। अभी तक सारी चीजें समझ आ रही है? घर जाके आपने यही क्वेश्चन रिपीट करने हैं सारे, तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव के छोटे क्वेश्चन, जो L4, 5, 6, इन तीनों के एंड के जो क्वेश्चन है रिपीट करने हैं। रिपीट से भी लर्निंग होती है। नहीं, आपको ये बात नहीं पता। आप समझते हैं क्वेश्चन कर लिया, रिपीट करना टाइम ज़ाया होगा, मुझे पता है। ये रिपीट करने से टाइम ज़ाया नहीं होता, तो रिपीट करना लाजमी। फिर इसके बाद आपको अदर क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। दूसरी चीज जो बताना चाह रहा हूं वो ये, इसमें रिडीम कब हो रहा था, 3 साल बाद। कन्वर्ट कब हो रहा था, रिडीम कब हो रहा था, कन्वर्ट कब हो रहा था। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। रिडम्पशन का नहीं लिखा, इसका मतलब वही इसका रिडीम पीरियड है। सम टाइम ऐसा होगा, कहेगा कि 5 साल बाद रिडीम होगा, लेकिन कन्वर्ट करवाना है 3 साल बाद कन्वर्ट करवा सकते हैं, है ना जी बात। रिडेम्पशन पीरियड और कन्वर्जन पीरियड डिफरेंट होगा। इस केस में क्या करना है मैं नहीं बता रहा, आज बताना भी नहीं है, सिर्फ आपको ये पॉइंट आपके जहन में रख रहा हूं आज, उसके बाद लेक्चर खत्म। के बाज़ औक़ात रिडेम्पशन पीरियड और कन्वर्जन पीरियड सेम नहीं होता। जब सेम नहीं होगा तो फिर आप ये झटका कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे कि विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे, विच एवर इज हायर। क्यों नहीं कर सकेंगे, टाइमलाइन डिफरेंट है। आपको उन दोनों की इंटायर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अभी उस तरफ नहीं जाना आपने, फिलहाल सिर्फ यहां तक रहना है। कंक्लूड करते हैं। मुझे बताइए आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर में क्विक राउंड अप, आज के लेक्चर में हमने तीन कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी। नंबर 1 बैंक लोन, नंबर 2 रिडीमेबल इरिडीमेबल बॉन्ड, नंबर 3 रिडीमेबल बॉन्ड। रिडीमेबल में पहले हमने विदाउट कन्वर्जन सीखा, फिर विद कन्वर्जन सीखा। बैंक लोन में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट रेट इनटू 1 - t।
और इरिडीमेबल बॉन्ड में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना है वो फेस कूपन रेट के हिसाब से करना है और आफ्टर टैक्स डिस्काउंट। जो रिडीमेबल बॉन्ड है, अहम कहानी तो इसमें थी, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? इसकी IRR का फार्मूला क्लियर है आपको? पहले गिवन रेट, फिर लोअर या हायर रेट, जो भी आंसर आता है उसके मुताबिक, फिर सिंपल फार्मूला। IRR क्लियर है? हाँ, इसमें ट्विस्ट तब आता है जब वो कहता है कि ये कन्वर्टेबल है। जब कन्वर्टेबल बॉन्ड हो तो फिर आपने क्या करना है? रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, और एंड पे एक लाइन लिख दीजिएगा कि अगर कॉस्ट गिवन है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर जी? ये हमने आज के कंसेप्ट्स थे जो सीखे। घर जाके दोबारा इसको रीड करना है, क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस से ग्रिप स्ट्रांग होती है। कंसेप्ट यही है आपके, लेकिन आपकी ग्रिप अभी वीक है। दोबारा करेंगे तो वही है भाई। पेंट घर में कभी करवाया आपने? एक कोट करवा के चला जाता है, वो 3 कोट करता है ना। 3 क्यों करता है? ताकि पक्का हो जाए। तो आपने इसको पक्का करना है। पक्का कैसे करेंगे? इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, कंसेप्ट पक्का होगा, ताकि जब एडवांस क्वेश्चन पे जाए ना उस वक्त कंसेप्ट ना हिले। उस वक्त अगर कंसेप्ट वीक हो ना या हल्के हो, एडवांस क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं। इधर से कंसेप्ट पक्के करके जाएंगे। क्लियर? असाइनमेंट आपकी छोटी है लेकिन आपने करनी लाजमी है। ये क्वेश्चन सारे रिपीट। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। हाँ, टेस्ट का सिलेबस होगा आपका चैप्टर 10। और ये टेस्ट का शेड्यूल आपको मिला है? शेयर नहीं किया उन्होंने ग्रुप्स में? अब चैप्टर 10 होगा, ये नोट कर लीजिए। चैप्टर 10 होगा, ये मैं डे उनसे कंफर्म करके आपको ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। ठीक है, ऑडिट का भी चैप्टर 1 और 2 होगा, 2 चैप्टर होगा। वो मैं अभी उनसे कहता हूँ, अभी वैसे हैरान किया उन्होंने नहीं शेयर किया, मैं अभी करवाता हूँ। इंशाल्लाह अफ्तारी से पहले शेयर हो जाएगा। अफ्तारी के टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।